हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज बच्चे हम स्टार्ट करेंगे +2 अकाउंट्स का सीबीएसई का। बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन की बुक है आपकी ये सीबीएसई +2 और जी पार्ट ए वॉल्यूम 1 इसके स्टार्ट करने वाले हैं आज हम वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर है आपका एनपीओ। मैं एक बार आपको बच्चे पूरी कंप्लीट बुक आउट से बाहर से भी और एडिशन भी दिखा देती हूँ इसका। देख लीजिए, पार्ट ए है और वॉल्यूम आपका है, हाँ जी स्टूडेंट्स काइंडली यहाँ से बच्चे यहाँ से देख लीजिए, ठीक है। कई बार ये होता है कि आपके पास पुराना या कोई और एडिशन होता है तो आप टैली कर लेना। और इसमें मैं आपको क्वेश्चंस भी दिखा देती हूँ, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। एनपीओ के नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। अगर आपने ये सोचा हुआ है कि आपने सीएस फाउंडेशन करनी है, इंटर फाउंडेशन या सीएस का कोर्स करना, आईसीडब्ल्यू का, वहाँ पर भी आपका कंप्लीट थॉरोली चैप्टर आने वाला है। ये नॉन प्रॉफिट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओ भी बोल देते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी बोल देते हैं। इसको देखिए, इसके नेम से ही पता लग रहा है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूट्स होती हैं या फिर डिस्पेंसरीज होती है जिनका मेन मोटिव क्या होता है, सर्विस प्रोवाइड करना और प्रॉफिट ना कमाना, ठीक है। इनका दो मेन मोटिव रहते हैं हमेशा से, ठीक है। फिर बात ये आती है कि अपना ये जैसे जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, अगर ये कैंप वगैरह लगाते हैं, आइस कैंप, तो वहाँ का जो एक्सपेंसेस होते हैं वो कहाँ से मतलब कि वेयर करते हैं। इनके पास सब्सक्रिप्शन, इन्होंने कुछ नॉमिनल सी फीस रखी होती है, जितना जैसे एज लाइक हम बोल दीजिए चैरिटी, डोनेशन, चंदा, वो जितना इनके पास कलेक्ट होता जाता है उसी के बेसिस पे, अगर अच्छा खासा कलेक्ट होता है फंड तो लार्ज स्केल पे अपने ये ऑर्गेनाइज कर देते हैं, कैंप वगैरह जैसे स्कूल्स में कैंप या डोनेट कर देते हैं। अगर कम आता है तो उसी के अकॉर्डिंग ये अपना एक्सपेंसेस करते रहते हैं, जितने भी चैरिटेबल ट्रस्ट ओपन करते हैं या फिर कैंप लगाते हैं, जैसे आइज़ के कैंप्स वगैरह लगाते हैं, ठीक है जी। देखिए आज हम इसके करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस एनपीओ के। एडिशन भी बच्चे मैं दिखा देती हूँ आपको। डीके गोयल की बुक है, सीबीएसई की बुक है जी, पार्ट वॉल्यूम 1, 2, 3। आपको पता है कि जो सीबीएसई की +2 की अकाउंट्स की बुक्स हैं, इसके 3 पार्ट्स हैं, यानी कि 3 वॉल्यूम्स हैं। पार्ट ए में वॉल्यूम 1 और 2 है, फिर पार्ट बी अलग से है, ठीक है जी। एडिशन दिखाते हैं हम आपको। एडिशन ये है, यहाँ से देखिए बच्चे, ठीक है। बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन की बुक से मैं आपको करवा रही हूँ। यहाँ पर देखिए 17 थॉरोली रिवाइज्ड एडिशन 2020, बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन है। चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, एनपीओ के क्वेश्चंस है, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप सभी को बच्चे ये तो पता है कि अब जो इस बार का पेपर पैटर्न सेटल डाउन हुआ है उसमें ऑलमोस्ट 50%, ठीक है जी, 50% आपको एमसीक्यूज कह लीजिए या वेरी शॉर्ट आंसर कह लीजिए, इन्हीं में से सेटल डाउन होने वाले हैं। इन्हीं में से वो फिलअप्स भी रेडी करेंगे, मैचिंग भी, फिलअप्स भी, और इनकम्प्लीट स्टेटमेंट्स भी। तो आप सभी ने बहुत अच्छे से थॉरली इन वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को रेडी करना है। यहाँ पर दिखा देते हैं बच्चे कितने क्वेश्चंस हैं टोटल इसके, 62, हाँ जी 62 टोटल इसके वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं। ये बच्चे मेरी बिल्कुल फर्स्ट वीडियो है +2 के कॉमर्स के अकाउंट्स की, इंग्लिश मीडियम में है। और नेक्स्ट जो इसके बाद बच्चे मैं अपलोड करने वाली हूँ वो हिंदी में होंगे, टोटल बाय टोटल जितने भी क्वेश्चंस अपलोड करेंगे हम। अभी फ़िलहाल इंग्लिश में है। देखिए स्टार्ट स्टार्ट करते हैं इनको। सबसे पहले देखिए इनको बड़े अच्छे से बाइफरकेट किया गया है। सिंपल पहले कॉमनली सभी के लिए कॉमन क्वेश्चंस है, कितने हैं टोटल 12 क्वेश्चंस है। मतलब यहाँ पर 12 के 12 क्वेश्चंस क्या बताना चाह रहे हैं कि नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस बेसिकली होती क्या है, पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कंबाइनली क्वेश्चंस है। उसके बाद उन्होंने फिर बाइफरकेट कर दिया रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स में। आप सभी को पता है कि इनके मेन 3 पार्ट्स को में डिवाइड किया गया है। नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट है फर्स्ट, उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, और लास्ट वाला जो क्या होता है सेकेंड, ठीक है जी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है। इसके बाद हम क्या रेडी करते हैं, बैलेंस शीट, ठीक है जी। जो बैलेंस शीट का केस आता है वो काफ़ी लेंथी क्वेश्चन हो जाता है, मतलब बहुत कम चांसेस हैं
कि आपको बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन पेपर में आए, पर आपने फिर भी अच्छे से थॉरोली गो थ्रू करना है ये, ठीक है जी, आपके तीनों के तीनों टॉपिक्स। क्योंकि अगर लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं आने पर बैलेंस शीट से रिलेटेड स्मॉल क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन तो आ सकते हैं ना, तो आपको बहुत अच्छे से कंप्लीटली, और इनकी सीक्वेंस नहीं खराब करनी। सबसे पहले आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स के ही क्वेश्चंस करोगे, उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर के करोगे, एंड लास्ट में बैलेंस शीट के। इनको हायरार्की इनकी ऐसी आपने फॉलो करनी है, ठीक है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स बेसिकली किसे कहते हैं? कैश अकाउंट को कहते हैं। बस ये देखिए क्या है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेन मोटिव क्या रहता है? सर्विस प्रोवाइड करना और प्रॉफिट ना अर्न करना, मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट, इनके नेम से ही पता लग रहा है। तो जो रिसिप्ट एंड पेमेंट है इसको बेसिकली कैश अकाउंट का ही एक नेक्स्ट सब्स्टिट्यूट है। बस यहाँ पर हम कैश अकाउंट नहीं बोल सकते, लेजर कैश बुक नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ हमारा मेन मोटिव पैसा अर्न करना नहीं है। जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर है वो किसका सब्स्टिट्यूट है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, जो कि आप सभी ने +1 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के 2 चैप्टर्स थे। फर्स्ट चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का चैप्टर, और नेक्स्ट था बच्चे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट्स। ये बिल्कुल आप यह कह लीजिए कि उसी का ही एक नेक्स्ट सब्स्टिट्यूट है, मतलब उसी काफ़ी ऑलमोस्ट वैसा ही चैप्टर है। थोड़ा सा बस यहाँ पे टर्मिनोलॉजी है जो थोड़ी सी चेंज है, ठीक है। वहाँ पर हम प्रॉफिट या लॉस बोल देते थे, यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस नहीं बोलेंगे, डेफिसिट या सरप्लस। डेफिसिट क्या? कमिंग यानी कि लॉस, और जी सरप्लस क्या? एक्स्ट्रा अमाउंट, कितना हमारे पास एक्स्ट्रा अमाउंट हमारे पास कलेक्ट हो गई, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग फिर हम खर्च कर पाएँ, क्योंकि यहीं से जो अर्न करते हैं यहीं पर ही हमने इन्वेस्ट कर देना होता है। कोई कैंप ऑर्गेनाइज कर देते हैं हम, कुछ इसी टाइप का। चलिए देखिए, अब फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, व्हाट इज़ अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन? बड़े ध्यान से करना है, इट इज़ ए वॉलंटरली, ठीक है। ये मतलब कि किसी के ऊपर कंपल्शन नहीं है कि तुम अपनी ऑर्गेनाइजेशन रेडी करो। कुछ आपस में फ्रेंड्स मिलकर भी कोई भी ऐसी इंस्टीट्यूट, संस्था, एसोसिएशन, यूनियन बना सकते हैं। सपोज ऑफ दैट आप बस अपने माइंड में इमेजिनेशन करके चलिए, जितने भी क्लब है, रोटरी क्लब है, फोनिक्स क्लब है, अम्बाला क्लब है, दिल्ली क्लब है, नोएडा क्लब है, ठीक है जी, और क्लब्स हो गए, एंटरटेनमेंट, कोई भी एंटरटेनमेंट के लिए इंस्टीट्यूट ओपन है या फिर डिस्पेंसरीज ओपन है, वो सभी इसी कैटेगरी के अंडर आती हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है जी। व्हाट इज़ ए नॉट फॉर प्रॉफिट? मैं एक बार आपको बच्चे दिखा भी देती हूँ, आप शॉर्ट स्क्रीन भी खींच सकते हो, अपने पास सेव करके रख सकते हो, या फिर इसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हो, ठीक है। देख लीजिए, ऑलमोस्ट कवर अप हो गया, ठीक है। 1 to 5 क्वेश्चंस यहाँ कवर अप हो गए, यहाँ पर आपकी शॉर्ट स्क्रीन ठीक आ जाएगी। नेक्स्ट भी एक बारी मैं कंप्लीट दिखा देती हूँ, फिर एक बारी फटाफट से रीड कर देंगे, ठीक है जी। 6th क्वेश्चन नंबर 6th से लेकर 10th तक यहाँ पर आ गए। अब नेक्स्ट एक बारी फिर से देख लीजिए जी, यहाँ पर आ रहे हैं 10th क्वेश्चन नंबर से लेकर 15th तक। नेक्स्ट है जी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के। यहाँ पर जी क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर, ठीक है, एक बार आप गो थ्रू कर लीजिए कि किस किस टाइप के कैसे कैसे क्वेश्चन है। यहाँ पर जो CBSE सैम्पल पेपर 2019 लिखे हुए, इनको थोड़ा अच्छे से, मतलब कि इनके ऊपर मेन फोकस करना है। जो ये इनके ऊपर HBSE, CBSE, ICSE, GCSE कुछ भी इस टाइप का कुछ भी मेंशन किया हो, अगर KVS वगैरह भी, उसका भी ध्यान रखना है। या फिर CPC का मीनिंग होता है कि ये ICW या CS या फिर CS फाउंडेशन के कोर्सेज में ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंड, देखो इन्होंने हायरार्की फॉलो की हुई है, मतलब सीक्वेंस वाइज गिवन है। जैसे जैसे हम प्रेपरेशन करते हैं अकाउंट्स की, वैसे वैसे इन्होंने उसी वे में क्वेश्चंस दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 29 से लेकर, ठीक है जी, अब आ गया 30, यहाँ से देख लीजिए फिर से ना, क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर क्वेश्चन नंबर 35 तक। अब आप इनके शॉर्ट स्क्रीन भी खींच कर रख सकते हो, या फिर आप जैसे भी आपको कंफर्टेबल रहे आप लर्न कर सकते हैं इनको। 62 हैं, एक बारी सारे आपको दिखा देती हूँ बच्चे।
हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 40th, एक्सेस ऑफ इनकम से लेकर नेक्स्ट अब आगे जी स्पेसिफिक फंड्स, मेंबरशिप, लाइफ मेंबरशिप फ़ी क्या होती है, मिसलेनियस भी जरूर से ज़रूर आपने रेडी करने हैं सभी क्वेश्चंस, बिकॉज ऑफ दैट जो क्वेश्चंस ये कवर अप नहीं कर पाए, उनके कैटेगराइज्ड किए हुए हैं जो सेक्शंस वहाँ कवर अप नहीं कर पाए, यहाँ पर वो सभी क्वेश्चंस, यहाँ पर ये जितने भी रेजिड्यूल क्वेश्चंस बच जाते हैं एक्स्ट्रा, वो सभी यहाँ पर कवर अप है। देखिए यहाँ पे दिल्ली बोर्ड के भी दिए हुए हैं 2015 2016 में, फिर CBSE के सैम्पल पेपर्स के भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ये एक न्यूमेरिकल है, इसको बहुत ध्यान से करना। 62, दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, और चैप्टर नंबर 1 +2 CBSE DK गोयल, चैप्टर नंबर 1 का वेरी शॉर्ट आंसर का 62 नंबर बस जी। नेक्स्ट तो बच्चे ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आगे, क्वेश्चन कैरिंग फॉर 3 मार्क्स। चलिए एक बार मैं फिर से रीड कर देती हूँ, एक बार आपको दिखा दिए बच्चे, अब से रीड करते हैं बस सब। What is a not for profit organization? Answer, it is a voluntarily association of persons whose sole aim is to provide services to the society or promotion of art, culture and sports etc. and not to earn profits. देखिए इसको आप पूरी कंप्लीट लाइन को बाइफरकेट करके ध्यान से लर्न करोगे, रीड करोगे। वॉलंटरली एसोसिएशन मतलब अपनी इच्छा से, ठीक है, एसोसिएशन बनाना, ग्रुप बनाना, इंस्टीट्यूट बनाना, यूनियन बनाना, कोई भी किसी भी टाइप के पर्सन्स मिलके बना सकते हैं, आपस में आप फ्रेंड्स सर्कल होता है वो भी बना सकते हो। हुज सोल एम मतलब बिल्कुल टोटल कंप्लीटली उनका एम क्या होता है, सर्विस प्रोवाइड करना, किसको, सोसाइटी को, समाज को, सोसाइटी को। और एक तो मेन मोटिव यही होता है कि सर्विस प्रोवाइड करना, और सेकंड मोटिव इन्होंने क्या बोला कि आर्ट, कल्चर, जैसे आप लिटरेसी है, देखो लिटरेसी आपकी संस्कृत, हिंदी, पर्शियन, ठीक है, अरेबिक, ये सब कुछ बिल्कुल डंप होती जा रही है, इनको प्रमोट करना, जैसे लिटरेसी क्लब्स वगैरह बने हुए हैं, ये भी इसी कैटेगरी के अंडर आते हैं। कल्चर को, स्पोर्ट्स को, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है, चेस है, जैसे कैरम है, ठीक है जी, चेस है, कैरम है, और कुछ इसी टाइप के जितने भी एक्टिविटीज़ हैं उनको और ज़्यादा प्रमोट करना। एंड नॉट टू अर्न प्रॉफिट्स। नेक्स्ट, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, चैरिटेबल हॉस्पिटल्स, ट्रेड यूनियंस। इन दोनों का मेन मोटिव क्या रहता है, सर्विसेज प्रोवाइड करना। देखिए फीस रखते हैं, बहुत नॉमिनल सी फीस होती है, जैसे कार्ड में मान लीजिए अगर हॉस्पिटल में जाते हैं, हॉस्पिटल में कहेंगे कि हाँ जी आप कार्ड बनवा लीजिए, नॉमिनल सी फीस कितनी होगी, 2 रुपीज़ या 5 रुपीज़ या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 रुपीज़। पर अगर हम एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ पर आपको कम से कम एटलीस्ट 50 रुपीज़ का कार्ड बनेगा, 100 का, ठीक है, वेरी हाई फी दे विल बी चार्ज। बट यहाँ पर क्या रहता है इनका मोटिव, पैसा नहीं कमाना, प्रॉफिट नहीं अर्न करना, इनका मेन मोटिव है सर्विसेज प्रोवाइड करना। थर्ड क्वेश्चन, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैव सम डिस्टिंग्विश फीचर्स फ्रॉम दैट ऑफ। देखिए अब ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, कहते कुछ इनके डिफरेंशिएट करके बताइए कि NPO, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस और प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में क्या मेन डिफरेंस है, ठीक है। सच ऑर्गेनाइजेशंस आर फॉर्म्ड नॉट टू अर्न, ये वाली जो अपनी NPO है, इनका मेन मोटिव क्या होता है, नॉट टू अर्न प्रॉफिट्स बट टू प्रोवाइड सर्विसेज सच एज एजुकेशन, हेल्थ केयर, रिक्रिएशन, स्पोर्ट्स एट्सेट्रा, ईदर फ्री ऑफ कॉस्ट और एट नॉमिनल कॉस्ट। नॉमिनल मतलब वेरी नॉमिनल चार्जेस। फोर्थ क्वेश्चन, स्टेट द मेन एम ऑफ अ नॉट फॉर प्रॉफिट। मेन एम क्या रहता है, सर्विसेज प्रोवाइड करना। बच्चे ये तो आपको रिपीटेडली मैं कितने बार अभी रिपीट किया है बच्चे, नॉट, इनका मेन मोटिव क्या रहता है, सर्विसेज प्रोवाइड करना। द मेन एम ऑफ अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज टू प्रोवाइड सर्विसेज टू अ स्पेसिफिक ग्रुप। स्पेसिफिक ग्रुप क्यों बोला गया, जैसे सपोज ऑफ दैट स्कूल्स में जाना, ठीक है, मतलब मिक्स किसी भी स्पेसिफिकली, जैसे स्कूल्स में जाना, ब्लाइंड आश्रम में जाना, ठीक है, कुछ इसी टाइप का, हॉस्पिटल्स में जाना, पूरे प्रॉपर ग्रुप को वो डोनेट करते हैं।
मिक्स नहीं कुछ भी रहेगा कि ये नहीं कि कुछ स्टूडेंट्स स्कूल के ले लिए, कुछ स्टूडेंट्स कॉलेज के ले लिए, कुछ मतलब कि इधर उधर के पीपल्स ले लिए, ऐसा कुछ नहीं रहेगा। स्पेसिफिक ग्रुप को वो उनके लिए वर्क करते हैं ये, ठीक है। और टू द पब्लिक एट लार्ज। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है जी, गिव टू मेन सोर्सेज ऑफ इनकम फॉर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनके इनकम का क्या सोर्स रहता है? सब्सक्रिप्शन फ्रॉम देयर मेंबर्स, सेकंड वन इज मेंबरशिप फीस और एंट्रेंस फीस। जैसे आपने कभी कोई भारत विकास परिषद या क्लब कुछ ज्वाइन किया हो कुछ इसी टाइप का, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ फीस चार्ज करते हैं, या तो लाइफ टाइम के लिए या फिर मंथली। नेक्स्ट देखते हैं जी, स्टेट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। फर्स्ट, these organizations are formed not to earn profits but to provide services to the society and their members. Second characteristics, their main sources of incomes are subscriptions from their members as like entrance fees, donations, gifts etc. डोनेशंस में क्या आ सकता है? डोनेशंस में कुछ भी आ सकता है, मटेरियलिस्टिक थिंग्स भी आ सकते हैं और मनी भी आ सकते हैं, ठीक है जी। और डोनेशन भी आगे नेक्स्ट बाइफरकेट की गई है स्पेसिफिक और जनरल में, ठीक है। जनरल तो आपको मीनिंग से ही पता लग रहा है, जनरल डोनेशंस किसी भी काम के लिए डोनेशन देकर जाना, उस वाली डोनेशन को हम कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर स्पेसिफिक डोनेशन दे के जाते हैं, जैसे सपोज ऑफ दैट कोई हमें डोनेट कर गया कुछ 1 लाख 2 लाख कुछ भी समथिंग अमाउंट, वो स्पेसिफिकली बोल के गया कि हाँ जी बिल्डिंग बन रही है, मैं आपके लिए ये डोनेट करके जाना, आप बिल्डिंग रेडी कर रहे हो उसके लिए डोनेट किया, तो वो वाला पैसा हम बिल्डिंग पर ही इन्वेस्ट करेंगे, अदरवाइज वो पड़ा रहेगा हमारा एज इट इज़। सेवेंथ क्वेश्चन, funds raised by not for profit organizations through various sources are credited to which account? Answer ji, funds raised by such organizations through various sources are credited to capital fund or general fund. Question number 8, what are membership subscriptions? क्या होता है कि membership subscriptions क्या होते हैं? These are the major sources of income, ठीक है, क्योंकि बच्चे इसी के बेसिस पे उन्होंने आगे प्रोसीड करना होता है, जितनी उनके पास कलेक्शंस होती हैं उन्हीं के बेसिस पे वो फिर सारा शेड्यूल रेडी करके देखते हैं कि विद इन 12 मंथ हम कितने कैंप्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। दीज आर द मेजर सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ अ नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटी एंड आर पेड बाय मेंबर्स पीरियडिकली, मतलब ठीक है, कुछ मंथली वगैरह कुछ इस टाइप का जो भी फिक्स किया होता है, मंथली, हाफ ईयरली या क्वार्टरली या फोर्टनाइटली 15 डेज के बाद कुछ भी जो भी, ठीक है, यूजली ऑन ईयरली बेसिस। वैसे वो कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट हमने क्या फिक्स किया होता है, ईयरली बेसिस पे किया होता है, टू मेंटेन देयर मेंबरशिप सो दैट कि वो मेंबर्स, ठीक है, बने रहें उस संस्था के। 9th क्वेश्चन बच्चे मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट, ठीक है, शॉर्ट नोट भी आ सकता है, वेरी शॉर्ट नोट भी आ सकता है, और जी वेरी शॉर्ट या शॉर्ट 3 मार्क्स के अंडर भी आ सकता है। इंडोमेंट, व्हाट इज इंडोमेंट फंड? इंडोमेंट फंड क्या होता है? इट इज़ अ फंड अराइजिंग फ्रॉम अ गिफ्ट, bequest और गिफ्ट, द इनकम ऑफ विच डिवोटेड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज। उस वाली इनकम को हम स्पेसिफिक पर्पज के लिए ही यूज़ करेंगे। 10th है जी, हाउ आर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस ऑर्गेनाइज्ड, कि इसको ऑर्गेनाइज कैसे किया जाता है? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस आर ऑर्गेनाइज्ड एज चैरिटेबल ट्रस्ट, सोसाइटीज़, क्लब्स एट्सेट्रा। आपने देखा होगा कि जैसे डिस्पेंसरीज है या फिर चैरिटेबल ट्रस्ट कुछ बना होता है, ठीक है, उसी टाइप में सोसाइटीज़ होती हैं, क्लब्स तो आपने, यू ऑल आर वेरी मच फैमिलियर अबाउट क्लब्स। 11th क्वेश्चन, हाउ आर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस मैनेज्ड? दीज ऑर्गेनाइजेशंस, 11th क्वेश्चन है बच्चे, These organizations are usually managed by a managing or executive committee elected by its members. देखिए कोई स्पेसिफिक पर्सन्स नहीं होते, सपोज ऑफ दैट हमने ग्रुप बना लिया 10 मेंबर्स का, अब उनमें से हम लोग ही सिलेक्ट करेंगे। जैसे बीओडी सिलेक्ट किया जाता है जब हम अपनी कंपनी मेंटेन करते हैं, बीओडी को कौन सिलेक्ट करता है? हम मेंबर्स ही सिलेक्ट करते हैं। किन मेंबर्स को सिलेक्ट किया जाता है? जो एक्टिव पार्टनर्स होते हैं, ठीक है, लगता है कि हाँ भी एक्टिव है या इनका सोशल नेटवर्क अच्छा है, ठीक है, जल्दी से काम कर लेंगे, एक्टिव है या फिर वेल एजुकेटेड है,
वे ऑफ वॉकिंग, वे ऑफ टॉकिंग अच्छा है, एक्टिव पार्टनर, उनको ही हम खुद ही सिलेक्ट करते हैं, इलेक्ट करते हैं। हम सभी मिलकर मीटिंग्स बुलाई जाती है, उसी के ड्यूरिंग दैट पीरियड हम उनको इलेक्ट करते हैं कि आप एग्जीक्यूटिव मेंबर कौन होगा, ठीक है, मैनेजर कौन होगा, सेक्रेटरी कौन होगा, कैशियर कौन होगा। 12th क्वेश्चन, नेम एनी टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी प्रिपेयर्ड बाय नॉट फॉर, ठीक है, ये मेन मोटिव रहता है बच्चे, यहीं से मेंटेन करके चलेंगे, फिर उनको अपना पूरा 1 ईयर का हिसाब किताब रहता है कि हमारे पास कुछ हम अच्छा अर्न कर रहे हैं या नहीं कर रहे, सो दैट कि वो फ्यूचर प्रोस्पेक्टस देख सके कि कुछ अगर एक्स्ट्रा कुछ हमारे पास आ रहा है तो कहीं इन्वेस्ट भी कर सके हम कुछ अपनी मनी को, उस इन्वेस्टमेंट से हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा इनकम एज लाइक इंटरेस्ट आ सकता है। चलिए यहाँ तक तो बच्चे आपके क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, कॉमनली जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के। अब हम चलते हैं जी रिसिप्ट एंड पेमेंट्स की तरफ। हाँ जी, अब चलते हैं जी रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। नेम द अकाउंट्स विच शोज द क्लासिफाइड समरी ऑफ अ ट्रांजैक्शंस ऑफ अ कैश बुक इन, देखिए कैश बुक हम कहाँ पर बोलते हैं, कैश बुक जब हम सोल प्रोपराइटर का अपना अकाउंट्स मेंटेन करते हैं वहाँ पर हम इसको कैश बुक बोलते हैं। पर अगर बात आती है एनपीओ की, यहाँ पर उसी कैश बुक को हम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बोलते हैं। एक बात का और बच्चे खास स्पेसिफिकली आपने ध्यान रखना है, जो ये रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स है पर्टिकुलर ईयर को लेकर नहीं बनाया जाता है, इसमें कंप्लीट ट्रांजैक्शंस होती हैं, प्रीवियस ईयर की भी, करंट ईयर की भी और फोर्थ कमिंग ईयर्स की भी, मतलब टोटल बाय टोटल जितनी भी ट्रांजैक्शंस है सभी रिकॉर्ड्स होते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट में। 14th नंबर क्वेश्चन, नेम एनी टू आइटम्स दैट अपीयर ऑन द डेबिट साइड ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट। वेरी इजी सा क्वेश्चन है बच्चे ये तो। सब्सक्रिप्शंस फ्रॉम मेंबर्स, सेकेंड इज एंट्रेंस फीस। 15th रीड करते हैं बच्चे, नेम एनी टू आइटम्स दैट अपीयर ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट, सैलरीज एंड परचेज ऑफ फर्नीचर। बिल्कुल आपने ऐसे लगा के चलना है, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट साइड हमारी रिसिप्ट वाली साइड है, ठीक है, जैसे कैश बुक में लगाते हैं हम, बिल्कुल एज इट इज बच्चे। और जी क्रेडिट साइड हमारी पेमेंट की है बस, सैलरीज। परचेज ऑफ फर्नीचर, सैलरीज क्या है, पे करिए, ठीक है, कोई वर्कर हमने अपॉइंट कर रखा है उसको सैलरीज या फिर फर्नीचर पे करा, तो हमारी क्रेडिट साइड हमेशा पेमेंट की साइड रहती है। गिव एनी, नेक्स्ट 16th क्वेश्चन, गिव एनी वन पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन अ कैश बुक एंड रिसिप्ट्स एंड पेमेंट बुक। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बच्चे। इन अ कैश बुक ऑल आइटम्स आर रिकॉर्डेड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। बच्चे आपको पता है हमारा अकाउंट्स जितना भी हम मेंटेन करते हैं ऑल द बेसिस ऑफ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है, इवेंट्स जब जब जैसे जैसे हैपनिंग होती है। मान लीजिए कस्टमर खड़े हैं शॉप के ऊपर, 4 कस्टमर्स हैं, जो कस्टमर पहले जो भी कुछ परचेज कर लेगा हमारी शॉप से उसी की ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे और उसी हायरार्की में उसी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड्स करेंगे, ठीक है। डेट वाइज लगा लीजिए, इवेंट डेट वाइज नहीं इवेंट वाइज लगा लीजिए, क्योंकि डेट तो मान लीजिए आज कुछ भी कोई भी डेट है, आज के दिन में 10 कस्टमर एट ए टाइम हमारी शॉप पे खड़े हैं, तो सभी को ऐसे नहीं जो जिसका दिल कर आगे पीछे नहीं, जो सबसे पहले हमसे सामान परचेज करेगा उसी की हम एंट्री पहले रिकॉर्ड करेंगे। इन अ कैश बुक ऑल आइटम्स आर recorded in a chronological order, whereas in a receipt and payments account the same items are recorded in a summary form at the end of the year। हाँ जी, नेक्स्ट कहते हैं क्वेश्चन नंबर 17th, what is meant by a receipts and payment account? It is a classified summary of cash and bank transactions irrespective of whether they pertain to the current, preceding or succeeding year और आर ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर। बच्चे आपने ना ये चैप्टर बहुत अच्छे से थोरोली किया है +1 में। कैपिटल एंड रेवेन्यू क्या होते हैं, कैपिटल वेरी बिग अमाउंट, वेरी स्मॉल अमाउंट। कैपिटल भी फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल इनकम। रेवेन्यू भी फर्दर 2 डिवाइडेशन किया गया 2 टाइप्स में, रेवेन्यू इनकम, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ध्यान रखना, बहुत अच्छे से करना इस चैप्टर को, +1 की बुक में DK गोयल में बहुत अच्छा सा दिया हुआ है, पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अच्छा जी, यहाँ पर क्या बात हुई है, अभी अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था कि जो हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है वो करंट, प्रोसीडिंग, सक्सीडिंग,
ठीक है जी, यानी कि प्रीवियस ईयर, करंट ईयर और फोर्थ कमिंग ईयर सभी की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है और वो मे भी कैश से रिलेटेड हो चाहे बैंक से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, बहुत ध्यान से करो इस क्वेश्चन को, ठीक है। कैपिटल रेवेन्यू को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन फिर से कर देती हूँ। कैपिटल क्या होता है बच्चे? कैपिटल होते हैं लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए जो हम एक्सपेंसेस करते हैं या इनकम गेन करते हैं, दैट इज नोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल इनकम। सपोज ऑफ दैट कार परचेज किया, देखिए कार क्या है? गाड़ी है, लॉन्ग टाइम के फिक्स एसेट है, आज परचेज करी सपोज ऑफ दैट, क्या हम कल या परसों या विद इन 1 मंथ या 2 मंथ फिर तो नहीं परचेज करेंगे ना, मे बी वो 10 ईयर्स 15 ईयर्स लॉन्ग टाइम पीरियड निकाल देना। तो दैट इज़ यानी कि हमने इन्वेस्ट किया पैसा कैपिटल एक्सपेंडिचर, दैट इज़ नोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर हम कार परचेज करते हैं तो ये तो हो गया जी कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल इनकम क्या होती है? अगर यही कार हम स्क्रैप में या रीसेल कर दें या सेल कर दें, या फिर हमने प्लान किया कि अब वही बड़ी गाड़ी लेते हैं, इससे कुछ और अच्छी वाली गाड़ी लेते हैं, ठीक है जी। तो अगर उसी कार को हम सेल कर देते हैं, उस कार को सेल करने पे जो हमें इनकम आती है दैट इज़ नोन एज कैपिटल इनकम, ठीक है। डन, यहाँ तो हो गया आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल इनकम। रेवेन्यू क्या होते हैं? रेवेन्यू का मतलब बार बार, रेकरिंग, within 1 year of time, all expenses are in this categories known as revenue nature। फिर से ध्यान से सुनो बच्चे, वैसे आपने क्या करना है, आप सभी स्टूडेंट्स ने +1 की DK गोयल की बुक लेनी है बेटा, उसमें से आपने सभी ने रीड करना है थॉरोली चैप्टर। बहुत 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये कैपिटल एंड रेवेन्यू का। मोटे खर्चे, छोटे खर्चे, विद इन 1 ईयर के खर्चे जितने भी होते हैं खर्चे या इनकम, उनको रेवेन्यू नेचर बोला जाता है। बारी बारी रैकरिंग नेचर के होने वाले। कैपिटल मोटे मीन्स जो 1 ईयर्स को छोड़ के, यानी कि मोर देन 1 ईयर के लिए खर्चे या इनकम होते हैं, दैट इज नोन एज कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस या इनकम। अब रेवेन्यू के एक एग्जाम्पल दे देती हूँ मैं आपको। सैलरी, वेजेस, ठीक है जी, डिस्काउंट, ये सभी देखिए, सैलरी है, वेजेस है, डिस्काउंट है, सेल है, परचेज है। क्या ऐसा होता है कि आज कर ली तो हम करेंगे ही नहीं? नहीं, इनकी नेचर क्या रहती है? डेली वेजेस। हो सकता है सेल अभी करके हटे, शाम को फिर करें, कल फिर करें, ठीक है। ऐसे ही परचेजेस, देखिए क्या हम जो रिटेलर्स होते हैं, हम सर्कल चलाते हैं अपना, एक साइड हम परचेज करके आते हैं, दूसरी साइड हम सेल करते हैं। तो इस टाइप के जितने भी एक्सपेंसेस या इनकम होते हैं दैट इज़ नोन एज रेवेन्यू नेचर। रेवेन्यू, सैलरी है, मान लो हमने अपने सफाई कर्मचारी रखे हैं, लेबर को वेजेस देने हैं, ये डेली का ही काम है। डेली आई मीन टू से दैट मंथली बेसिस पर कुछ देंगे ना हम, ये तो नहीं कि बस आज देकर छुट्टी उनकी 2-3 ईयर्स देना नहीं पड़ेगा, ऐसा तो नहीं ना होता, ठीक है। तो प्लीज़ इस वाले टॉपिक को बहुत अच्छे से रेडी कर लेना सेपरेटली, ठीक है। ये ठीक है कि यहाँ पर बहुत नॉमिनल सा दिया हुआ है, बट नॉमिनल नहीं है, ये आपके लिए मेजर टॉपिक है कैपिटल एंड रेवेन्यू का। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। विच आइटम इज रिकॉर्डेड एट द स्टार्ट ऑफ अ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स? इट स्टार्ट्स विद द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एट बैंक। मोस्ट इंपॉर्टेंट अगेन। 19th, what is indicated by the closing balance of receipt and payment account? Closing balance of this account discloses, ठीक है। उसी के रेलिवेंट याद कर रखना, हमेशा रेलिवेंट याद रखोगे, कभी भी भूलोगे नहीं। जैसे अभी उन्होंने पूछा कि स्टार्टिंग में हम कौन सी आइटम को अपीयर करवाते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट में, हमने कहा कि ओपनिंग बैलेंस। ऐसी उसके रेलिवेंसी में क्लोजिंग बैलेंस पूछ रहा है, तो हम क्लोजिंग में क्या बोलेंगे कि उसका कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का क्लोजिंग बैलेंस। या सम ऑफ द टाइम्स बच्चे ओवरड्राफ्ट भी आ जाता है। ओवरड्राफ्ट भी आपको थोड़ा सा देखो बच्चे, ये वाली आइटम्स को मैं फिर से आपको बोल रही हूँ, +1 की बुक उठाना, उसमें बेसिक टर्म्स का चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 बेसिक टर्म्स, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी दी हुई है पूरी की पूरी, उसको थॉरोली रीड करना कि ओवरड्राफ्ट क्या होता है। वैसे आप सभी को पता है ओवरड्राफ्ट क्या होता है? जब हमारा बैंक में इतना पैसा सबमिट नहीं होता, पर जब हम ओवर ड्रॉ कर लेते हैं, एक्स्ट्रा कुछ ज़्यादा पैसा अमाउंट ड्रॉ कर लेते हैं बैंक में से, दैट इज़ नोन एज ओवरड्राफ्ट। पर इसका हमारे लिए लॉस क्या रहता है? लॉस ये रहता है कि जितनी हमारी अमाउंट सबमिट होती है बैंक में, उससे जितना हम एक्स्ट्रा विदड्रॉ करवा लेते हैं, तो बैंक हमसे उस
एक्स्ट्रा अमाउंट के ऊपर कुछ एज अ चार्जेस, ठीक है, एक्सपेंसेस हमसे इंटरेस्ट चार्ज करता है, आप लगा लीजिए एज लाइक लोन, ठीक है, वो पैसा एज लाइक लोन मान लीजिए, बस जैसे हम बैंक से लोन लेते हैं तो उसके ऊपर कुछ भी एक्स्ट्रा वो इंटरेस्ट चार्ज करता है, दैट इज़ नोन एज ओवरड्राफ्ट एट बैंक। यानी कि बैंक में इतना पैसा नहीं था पर हमने ओवरड्रॉ कर लिया, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20th, व्हाट इज द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलोड वाइल प्रिपेयरिंग द रिसिप्ट एंड पेमेंट? कैश बेसिस, फिर से देखिए +1 का फिर से एक चैप्टर और आ गया, कैश एंड एक्रूअल बेसिस। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग आपकी +1 के अकाउंट में फिर से ये चैप्टर है, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, आई थिंक सो 4th चैप्टर होगा मे बी, ये स्टार्टिंग में थ्योरी चैप्टर है, वेरी स्मॉल सा चैप्टर है। देखिए ये भी वेरी स्मॉल सा चैप्टर है, थ्योरेटिकल चैप्टर है बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और कैपिटल एंड रेवेन्यू वाला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्मॉल सा चैप्टर है, आई थिंक सो 2-3 पेजेस में कवर अप हो जाएगा बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली बच्चे मैं आपको क्यों बोल रही हूँ यहाँ पर, ये बेस बनाएंगे पूरे आपके अकाउंट्स का। अगर आपने इन कंसेप्ट को नहीं थॉरोली समझा तो आप कोई भी टर्म्स को क्लैरिफाई नहीं कर पाओगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं बच्चे। अब इज इट नेसेसरी टू ड्रॉ ए बैलेंस शीट विद रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट? नो, बिकॉज रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स इज प्रिपेयर्ड ऑन कैश बेसिस वाइल बैलेंस शीट इज बेसिस ऑन एक्रूअल बेसिस। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे। कैश बेसिस आपको पता ना, कैश बेसिस तो देखिए इसके नेम से ही पता लग रहा है ना, कोई भी ट्रांजैक्शन जब कैश में होती है मतलब कैश आना या कैश जाना, यानी कि फ्लो ऑफ कैश, यहाँ तो क्लियर है। हम रिसिप्ट एंड पेमेंट तो कैश बेसिस पे बनाते हैं, पर जो बैलेंस शीट होती है वो कहते हैं कि भाई हमारे को ट्रू पिक्चर डिस्क्लोज ऑफ कीजिए। हम आपकी जो इंस्टीट्यूट है, कंपनी है, ट्रू पिक्चर का मीनिंग क्या है? अगर आप इंटरेस्ट बैंक में इन्वेस्टमेंट किए, इंटरेस्ट अर्न कर चुके हो और आपको वो इंटरेस्ट अभी नहीं मिला, तो आपको सभी को स्टूडेंट्स को पता है एक्रूअल इंटरेस्ट के अंडर आएगा या कुछ। चलिए ये तो हमारी इनकम है जो पेंडिंग पड़ी है मार्केट में पर अभी नहीं आई, एसेट साइड दिखा देंगे। सपोज ऑफ दैट कोई एम्प्लॉय हमारे पास काम कर रहा है, सैलरी अभी नहीं दी अभी हमने उसकी, वो भी, यानी कि चाहे आउटस्टैंडिंग कुछ भी हमारा है, चाहे एक्रूड है या प्रीपेड है या एडवांस है, कुछ भी इस टाइप का सब कुछ हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे ही दिखाएंगे, ठीक है। आया नहीं तो आ तो जाएगा ना, इंटरेस्ट अर्न कर चुके हैं, आया नहीं, देखिए अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, तो वो एक्रूअल बेसिस में वो कह रहा है बैलेंस शीट में सब कुछ आएगा। बस चलिए बच्चे, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। वाई एडजस्टमेंट्स फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिस, प्रीपेड एक्सपेंसिस, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, डेप्रिसिएशन एटसेट्रा आर नॉट मेड वाइल प्रिपेयरिंग रिसिप्ट? क्योंकि बच्चे रिसिप्ट एंड पेमेंट का मेन मोटिव क्या रहता है? कैश बेसिस पे, पर हम डेप्रिसिएशन ये सब कुछ क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि एक्रूअल बेसिस का है सब कुछ। अभी भी देखिए क्वेश्चन नंबर 21 से रिलेट कर रहा है ये आपका क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। प्रीपेड, पहली बात तो आपको बच्चे ये जो हमारे गोल्डन रूल्स है ना अकाउंट्स के तीनों आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। बस कौन से गोल्डन रूल्स हैं? सबसे पहले आप हायरार्की में ही करोगे, सीक्वेंस में ही करोगे, पर्सनल रूल है, और सेकंड है जी रियल, थर्ड है नॉमिनल। या नॉमिनल रूल क्या कहता है? जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं नॉमिनल रूल के अंडर आते हैं, पर अगर इनके साथ कुछ भी प्रीफिक्स लग जाए या सूफिक्स लग जाए, यानी कि स्टार्टिंग में कुछ भी ऐड हो जाए या एंड में, ठीक है, तो वो पर्सनल अकाउंट्स बन जाते हैं। इस बात का आपने स्पेसिफिकली ध्यान रखना है, ठीक है। फिर से आपका ये डबल एंट्री का थ्योरी चैप्टर है, 11th चैप्टर नंबर 11 क्लास 11th में थ्योरी का बच्चे चैप्टर है आपका डबल एंट्री सिस्टम। यहाँ पर पूरे का पूरा वहीं से लिया गया है ये क्वेश्चन, ध्यान रखना इसका। चलिए, वाई डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स एसेट इज नॉट रिकॉर्डेड इन रिसिप्ट एंड पेमेंट? भाई वहाँ क्यों करेंगे बच्चे? देखिए वो हम फिर से कह रहे हैं कि वो कैश बेसिस पर बनाया जाता है, रिसिप्ट पेमेंट कैश बेसिस पर। फिर हम डेप्रिसिएशन, आप सभी को पता है, लॉस काउंट करते हैं। लॉस का मीन्स हम नॉमिनल, गोल्डन रूल नॉमिनल के अंडर है। नॉमिनल रूल हमारा क्या कहता है? नॉमिनल रूल हमारा कहता है ऑल द लॉसेस एंड एक्सपेंडिचर्स आर डेबिट एंड ऑल द गेन्स एंड प्रॉफिट्स आर क्रेडिटेड। तो डेप्रिसिएशन यहाँ आ ही नहीं सकती, ठीक है। डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंडिचर वेयर एज ओनली कैश ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन ए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। कैन वी ट्रीट द बैलेंस ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट एज इनकम फ्रॉम दैट पीरियड?
No, we can't treat the balance of receipt and payment account as income because the balance of this account is closing cash at bank balance. अभी अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 1 किससे रिलेट हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 से। देखिए बच्चे ध्यान से, अभी अभी उन्होंने पूछा था ना कि अगर आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हो, अगर उसका कुछ बैलेंस आ जाता है तो हम उसको क्या ट्रीट करते हैं, दैट इज नोन एज क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, अगर कैश का आता है तो क्लोजिंग बैलेंस इज ऑफ कैश, या फिर बैंक का आता है तो हम कहेंगे कि बैंक का क्लोजिंग बैलेंस है, तो उसको हम इनकम तो ट्रीट कर ही नहीं सकते क्योंकि ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से है। यहाँ पर सभी क्वेश्चंस रिसिप्ट एंड पेमेंट से रिलेटेड थे। बच्चे नेक्स्ट वीडियो अभी पहले आप 24 तक कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर के नेक्स्ट पार्ट में बना दूंगी। ठीक है, अभी आप फिलहाल, नहीं तो सब कुछ इंटरमिंगल हो जाएगा, सब कुछ मिक्सिंग हो जाएगी। आप क्वेश्चन नंबर 24 तक थॉरली कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।